नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे लेखिका मधु कांकरिया की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है आसमान कितनी दूर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आंखों में ढेर सारी उम्मीद संजोए डरे दबे स्वरों में जब तीसरी बार भी यही पूछा मंदा ने, पलंग के लिए क्या सोचा है? तो कुछ पल झुंझलाई खामोशी से देखते रहे भैरव सिंह उसे। टोहते टटोलते सरल हृदय पत्नी के चेहरे पर उभर आए ललचाए भावों को पढ़ डाला था उन्होंने, इबारत की ही तरह, और ताड़ गए कि पत्नी नहीं चाहती है किसी भी हालत में पलंग को हाथ से निकालना। 2-3 पल और सरके, उधेड़ बुन में रहे, सिर को एक झटका दिया, बुद्धि को चेताया, सावधान, पिघले कि लगी 4-5 हजार की चपत। गृहस्थी यूं ही नहीं चलती, कड़क चाहिए। सो चेहरे को कठोर बनाते हुए धोती की लांग से आंखों के चश्मे को पोंछते हुए रूखे रूखे स्वरों में कहने लगे, कितनी बार तो कह दिया है इसे वापस भिजवा दो मंगला के यहां, पर तुम ही की कुछ समझती ही नहीं। बढ़ती उम्र के साथ क्या समझ को भी जंग लग जाती है। आस पास बैठे एक दो रिश्तेदार की मुद्रा में हंस दिए। लज्जित हो मंदा दूसरी ओर देखने लगी। उम्मीद से दिपदिपाया चेहरा बुझ गया था। घड़ी भर के लिए मन हुआ कहे, कितने आग्रह से भेजा है बेटी ने ये पलंग, इस प्रकार वापस लौटाने से कितना बुरा मान जाएगी वो। लेकिन एक तो पति की बेरुखी और दूसरा आसपास मेहमानों का छोटा मोटा जमावड़ा, सो चुप्पी की खोल ओढ़ ली। ये वो क्षण था जिसमें उसका सारा सोच, सारा धैर्य, सारी प्रज्ञा, सारा गृहस्थ धर्म उसके साथ था। अभी कल ही घर में उसकी दूसरी पुत्री जमुना की शादी संपन्न हो चुकी थी। 2-3 मेहमान अभी भी थे। क्या सोचेंगे इस प्रकार बाताबाती होते देख? सोचकर मंदा ने खुश खुश दिखने की एक कपट भरी चेष्टा की और साड़ी के आंचल से ललाट का पसीना पोंछती हुई फुर्ती से यूं काम में जुट गई, गोया कुछ समय पूर्व कोई मन मसोसने वाला प्रसंग हुआ ही ना हो दोनों के बीच। लेकिन जितनी फुर्ती से हाथ चलते रहे उससे कई गुना द्रुत गति से मन छलांग लगाने लगा वर्तमान की मुंडेर से दूर, बहुत दूर। उसके सामने तिरने लगा था नलहटी, उसका मायका, पश्चिम बंगाल, जिला वीरभूम का एक अच्छा सा गांव। कैसे मुलायम मुलायम से दिन थे वे बिल्ली के रोए से। गांव में विशेष पढ़ाई थी नहीं, और पढ़ाई में विशेष मन भी नहीं रमता था। बस किसी तरह खींच तान कर 7 जमात तक पढ़ी थी, फिर गृहस्थी की चक्की में जुटा दी गई। लेकिन उससे भी कोई तकलीफ नहीं थी उसे। आस पास प्राणों से भरी जिंदा दिल सखियों का सुखद जमावड़ा, रस में पगी उनकी बातें, मन भावन, खुलते जीवन की रागात्मक बतकहियां, यौवन की रहस्यमयता। कितना सुखद लगता था तब खोए खोए रहना यौवन के सपनों में। जिन युवतियों में प्रखर बौद्धिक चेतना नहीं होती और यथार्थ के कटु अनुभवों से भी जिनका जीवन अछूता सा रहता है, कच्चे यौवन में उन किशोरियों के लिए शनय शनय खुलते जीवन का सिर्फ एक ही अदम्य आकर्षण रहता है, यौवन के लुभावने सपने। कुछ कुछ ऐसा ही था मंदा के साथ भी। अपने 16 वर्षीय जीवन का प्रथम चलचित्र भी तभी देखा था उसने, और कुछ तो विशेष याद नहीं आज, समय की गर्दिश में धुंधला गया है सब कुछ। लेकिन एक दृश्य जाने कैसे सुरक्षित रह गया मन के किसी कोने में, इस कदर की आज भी उतना ही ताजा दम है, हरा भरा समय की गर्दिश से मुक्त। ऊपर आज जब कच्चे यौवन की सभी स्वप्निल कल्पनाएं गृहस्थी के प्रखर यथार्थ में अपने ठिकाने लगी, उम्र का वो तूफानी दौर भी किसी प्रकार कटा। कोमल अनुरागी मन पहले समझदार बना, फिर दुनियादार और फिर दार्शनिक। जिंदगी ने सभी हिसाब किताब बराबर किए तो फिर जब जब वही एक दृश्य क्यों उसकी आंखों में झिलमिला जाता है। एक खूबसूरत कलात्मक पलंग, बटलियों की कलात्मकता से सुसज्जित, उस पर बिछी एक चादर रेशमी, और उस पर चोंच भिड़ाते प्रणयी द्वय। उस जी जुड़ावन मन भावन दृश्य को हर दिन हर रात देखा था उसकी भोली आंखों ने। और अंततः जब आई वो मधुचंद्रिका की चिर प्रतीक्षित मिलन यामिनी, तो भौचक्की सी रह गई थी वो। दीदे फाड़ कर देखे जा रही थी वो उस 6x8 के कोठरी नुमा कमरे को। न कहीं चांदनी और न कोई सेज। जमीन पर बिछे थे 2 पतले मरियल से गद्दे और उस पर कड़े कड़े बिना गिलाफ के मैली घारियों से युक्त 2 तकिए, चिकने चीकट,
किसी भी प्रकार स्वयं विश्वास ही नहीं दिला पा रही थी कि वो आज उसी की सुहागरात है। सुनहरे सपनों का 50% तो भरभरा कर गिर गया था उसी क्षण, और बाकी 50% ने जिंदगी को नापा था काफी दूर तक। सुहाग रात के अगले दिन ही जैसे समझदारी ने छलांग लगाकर उम्र से 10-20 वर्ष आगे की दूरी तय कर ली थी। कहां तितली पकड़ने की उम्र और कहां भरपूर परिवार का जबरदस्त खटराग। ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि 10 बजे तक दम मारने की फुर्सत नहीं, और उस पर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं, शिकायत के लफ्ज तक नहीं होठों पर। लेकिन कठोर दिनचर्या में भी जब भी 2-4 पल मिलते खाली, भीतर का खालीपन एक कसक सी जगह देता मंदा में। पति बुरे नहीं थे, लेकिन ठीक जिसे कहते हैं मन के तारों का जुड़ना, वैसा कहां कुछ था। कुछ भी तो नहीं। साथ साथ चाय पीना, हाथों में हाथ डाले चुप चुप डोलना, दुकान जाते वक्त आंखें जुड़ाते रसीले चितवन से पति को टाटा करना, मन का सभी कुछ तो रह गया था मन ही में। पति मिले, लेकिन वो कोना नहीं जहां अपना सब कुछ उड़ेल कर हल्का हुआ जा सके, किसी से बंधे हुए होने की प्रतीति सी महसूसी जा सके। कहां तो सोचा था अपना सबसे अच्छा उन्हें ही देंगी और बचा हुआ सबको, लेकिन जिसे कोई जरूरत ही ना हो उसे दे भी क्या, किस कोने से। कस्बाई मानसिकता में पले पढ़े भैरव सिंह, ढीले ढाले, शांत सुस्त शुष्क, कर्तव्य परायण, किंतु साथ ही सब कुछ राम भरोसे छोड़ निश्चिंत, जो मिल गया उसी में परम संतुष्ट, बस्ती में मस्ती खोजने वाले, सीमित आय के साधन और उससे भी अधिक सीमित आकांक्षाएं, व्यर्थ की भागम भाग जद्दोजहद से दूर, कोसों दूर। खैर, परिवार था, पति थे, बच्चे भी हो गए थे, श्रम की मदभरी मौज भी थी। इस कारण रेंगता सही सही पर जीवन गुजर रहा था। दिन निकलते गए, महीनों गुजर गए, वर्ष बीते, लेकिन जीने का एहसास सिर्फ उन्हीं चंद क्षणों में होता जब भूली बिसरी किसी सहेली की चिट्ठी आ जाती या मैके से कोई भावभीना पत्र मिल जाता। लेकिन इस सब परेशानियों और व्यस्तताओं के बीच भी सुदूर वह संधि में देखा यौवन का वो प्रथम सपना, जब तब घने मेघों के बीच विद्युत बनकर उसकी वीतरागी आंखों में कौंध जाता। एक खूबसूरत डबल बेड वाला पलंग और उस पर बिछी चादर, रेशमी। शादी के 4-5 साल बाद एक बार जबरदस्त हिम्मत करके योजना भी बनाई थी उसने पलंग खरीदने की। पैसों की किल्लत तो थी ही, शादी में मिली एकमात्र गले की सोने की 1.25 भर की चेन को बेचने का मन भी बना लिया था। लेकिन 6x8 फीट के उस कोठरी नुमा कमरे में पलंग समाये भी तो कैसे। धीरे धीरे बच्चों के बढ़ते खर्च, घर में बीमारी, फीस, दवा, राशन एवं दूध के गणित में ही सारी आमदनी समा गई थी। पलंग के लिए सोचना खुद को ही बेमानी सा लगने लगा था। लेकिन मन में गड़ी अतृप्त लालसा की वो कील जब तब टीसती रहती। जब कभी देखती अपने किसी समवयस्का को पलंग शयन का आनंद लेते, मन ईर्ष्या के तुच्छ भावों से घिर जाता। शादी के 15 सालों बाद जब सास की पार्थिव देह पंच तत्वों में विलीन हुई, तो उनका कमरा भी मंदा के अधिकार में आ गया। परम खुश हुई थी वो उस दिन। पलंग को लाने में अब कम से कम कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं थी। जी जान से एक एक पाई कर बचाई गई जमा पूंजी का जोड़ लगाया तो आशा फिर बलवती होने लगी। 3,000 से कुछ ही कम थे। फर्नीचर की दुकान में पलंग भी देखाई थी। थोड़ा इधर उधर करके पलंग लाया जा सकता था। फिलहाल इन्हीं गद्दों से काम चलाया जाए। नया गद्दा कुछ महीनों बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। पति से इस संदर्भ में आशा करना दुराशा था। ये बात नहीं कि उन्हें पलंग पर सोने से परहेज था। गर्मी के दिनों में प्रायः ही जब चींटी या कीड़े मकोड़े चढ़ जाते बिस्तर पर तो झल्ला पड़ते थे। कितनी बार कहा पोछा सफाई से लगाया करो, खाने की खुशबू पाकर चींटियां दौड़ी चली आती हैं, नहीं हो तो बीच बीच में फिनाइल का पोछा ही लगा दिया करो। लेकिन पलंग पर सोने के लिए जो जहमत उठानी पड़ती है, उससे गुजरने की कुव्वत नहीं थी उनमें। संयुक्त परिवार, सबके समक्ष जवाबदेही। लगभग सारी बातें ही तय कर ली थी दुकानदार से उसने। अपनी जिंदगी का पहला इतना भारी सौदा अपने बलबूते करने जा रही थी। वो अकेले इतने सारे रुपए एक साथ ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि शाम को मैके से ऐसा दुस्संवाद आया कि पलंग खरीदने का सारा नशा ही हिरण हो गया था उसका। चिट्ठी कदाचित पिता के कांपते हाथों द्वारा ही लिखी गई थी, क्योंकि अक्षर बहुत ही कटे पिटे एवं अव्यवस्थित थे। सूचना थी, मृत्युशैया पर पड़ी मां के प्राण बेटी में अटके हैं, पत्र देखते ही चली आओ। चिट्ठी पढ़ते ही प्राणों तक को व्यापने वाली एक ऐसी मर्मांतक रुलाई फूटी अंतस से कि सन्न रह गए थे भैरव सिंह भी। अन्याय भी एक हद तक होती है। शादी के बाद सिर्फ एक बार ही पत्नी को मैके ले जा पाए थे। पिछले 15 वर्षों से पत्नी गुहार लगाती रही, लेकिन घर गृहस्थी के पचड़ों में कुछ इस कदर जकड़े कि निकलना ही नहीं हुआ। कहां नलहट्टी और कहां जौबने राजस्थान,
तीन तीन बार ट्रेन और 2 बार बस बदल कर जाने का रास्ता। शुरू के 2-3 वर्ष तो भैरव सिंह के बीमार पिता की सेवा शुश्रूषा में ही निकल गए। फिर उनकी मृत्यु के कारण निकलना ही नहीं हुआ, फिर बच्चे हो गए। घर के सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधू, अच्छा खासा खटराग भरे पूरे परिवार का। तीन तीन बच्चों को लेकर 3 दिन के लंबे रास्ते पर अकेले निकले तो कैसे, और छोड़कर जाए तो जाए किसके भरोसे। सास वृद्धा, अशक्त। 10 वर्ष यूं ही गुजर गए और जब बच्चे बड़े हुए तो सास ने खटिया पकड़ ली। पूरे 5 साल उनकी देखभाल में निकल गए और अब सास के कर्म से मुक्त होते ना होते चिट्ठी आ गई थी। कलप उठी थी मंदा पिता के कांपते हाथों की लिखावट देखकर। कहां मोतियों से जमे हुए अक्षर और कहां इस प्रकार कटे छटे हरूफ। कितना समय गुजर गया, कोई इस प्रकार भी बिसराता है जन्मदाताओं को। भैरव सिंह से भी आने की प्रार्थना की थी ससुर ने, नातियों को भी देखना चाहा था। एक साथ इतना खर्चा, इसी चिंता में उद्विग्न से बैठे थे भैरव सिंह। दुकान में बिक्री एकदम ही मंदी रही थी इस साल। घर में साबुन बनाकर घर घर बेचते भैरव सिंह। पिछली 2-3 पीढ़ियों से यही खानदानी धंधा चला आ रहा था। बहुत ठाट बाट ना सही, लेकिन फाके की नौबत भी नहीं आई थी कभी। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से बिक्री दिन पर दिन एकदम ही मंदी पड़ती जा रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के साबुन ही लोगों को अधिक रिझाने लगे थे। भैरव सिंह के हाथों के बने साबुन की कदर दिन पर दिन घटती जा रही थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दानवी पंजों ने गांवों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बिक्री को इस कदर सिकुड़ते देख अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते थे भैरव सिंह। कुछ दिन पहले जब किसी अखबार में पढ़ा कि भारत के 2,30,000 गांवों में कोका कोला पहुंच गया है लेकिन बिजली नहीं पहुंची, तभी से एक अजीब तरह की असुरक्षा की भावना अंदर ही अंदर पंख फड़फड़ाया करती। आगे कैसे चलेगा, जैसी शंकाएं सर्पदंश सा डसती रहती। मंदा अलग अधीर हो रही थी, एक दिन की भी मोहलत नहीं देना चाह रही थी। एकाएक इतने रुपयों का इंतजाम कैसे हो, सोच में डूबे बैठे थे भैरव सिंह, खामोश, मौन। लेकिन उन्हें इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे देख गुस्से में उफन पड़ी थी मंदा। ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था उसका। मां चली जाएगी और ये खर्चे को ही झींकते रहेंगे। फड़फड़ाते उठी और अपने 15 सालों की संचित पूंजी को लाकर पटक दिया भैरव सिंह के सम्मुख। जैसे भी हो, मुझे सुबह की गाड़ी से जाना है। रुपए हाथ में आते ही पूरी निष्ठा के साथ काम में जुट गए थे भैरव सिंह। मंदा और मंगला निकल पड़े थे और उसके साथ ही दम तोड़ चुका था एक नायाब पलंग खरीदने का मंदा का वो झिलमिलाता सपना। और उसका विशेष मलाल भी नहीं था मंदा को। माँ बाप से मिल ली जीवन की सूखती जड़ें जैसे फिर से सिंचित हो गई थी। आज भी याद कर नम हो आई आंखें। किस कदर मिलते ही बांध टूटी नदी से बह चली थी आंखें माँ बेटी की। घंटे भर तक तो रुदन का आवेग ही नहीं थमा था। कुछ दूर धीमा पड़ती और फिर दूने वेग से रो पड़ती दोनों। माँ के चेहरे की सूखी लटकी खाल कांप कांप उठती थी रह रहकर। माँ बेटी को इस प्रकार बिसुरते देख आसपास बैठे सभी की आंखें भर आई थीं। पिछले 15-16 वर्षों में बेटी के शरीर का आकार दुगना हो गया था और माँ का लगभग आधा। कैसे वेदना भरे स्वरों में कहा था माँ ने, यदि सड़क पर मिल जाती तो तुझे पहचान भी नहीं पाती बेटी। काहे को इतनी दूर बियाहारी, चाहकर भी बोल नहीं पाई थी वो। गला जैसे अवरुद्ध हो गया था। भींचे हुए गले से बस हिचकियां निकलती रही थी। बाद के वर्षों को जैसे पूरी तरह पुत्रियों के नाम ही कर दिया था जिंदगी ने। पहले बड़ी पुत्री का ब्याह रचाया। ईश्वर कृपा से काफी संपन्न घर मिला था उसे। और उसके 4 वर्ष बाद आज दूसरी पुत्री की भी विदाई संपन्न हुई। और इकलौते पुत्र की सगाई का भी नेग आज संपन्न हो चुका। अगले सप्ताह उसी की शादी की तैयारी में व्यस्त है मंदा और भैरव सिंह। और इसी प्रकार जीवन की इन भारी भरकम जिम्मेदारियों को निभाने की अथक चेष्टा में ही जीवन गुजर रहा था। इन वर्षों में कभी भूल कर भी खुद के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिला था मंदा को, कि अचानक उसकी ज्येष्ठ पुत्री मंगला ने अपनी शादी के 4 वर्ष बाद एक खूबसूरत पलंग का उपहार देकर मंदा के ठहरे शांत जीवन में कामना का कंकड़ फेंक कर फिर से हिलोरे पैदा कर दी थी। सुसज्जित पलंग को देखकर आंखों में बसंत झलक आया था मंदा का। कैसी मिठास और पुलक से भरे थे वे क्षण जब मंगला ने कहा था, मुझे पता है माँ, पलंग के लिए तुम्हारी जबरदस्त साध। मेरी शादी के बाद पहली बात भी तुमने यही पूछी थी, मेरे कमरे में पलंग बिछा था या नहीं। मेरी तरह से ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार कर लेना, मना कर मेरा दिल न तोड़ना। लेकिन इस प्रकार पुत्री की सौगात स्वीकार करना भी उसके गवई संस्कार में नहीं था। मंदा चाहती थी एक बार पलंग रखवा लिया जाए, बाद में धीरे धीरे उसका मूल्य चुका दिया जाएगा। जहां ईश्वर की कृपा से इतने सारे खर्च निपट गए तो ये भी निपट जाएगा। लेकिन भैरव सिंह की मानसिकता इतनी महत्वाकांक्षी नहीं थी।
खर्चा बढ़ाकर देने की चिंता में दुबला होना उनके अनुशासित मन को स्वीकार नहीं था। ये तो कर्जा लेकर घी पीने की सी बात हुई। पत्नी के सुझाव को एक बार में ही काट दिया, खारिज। भैरव सिंह के तर्क एवं युक्तियों को सुनती गई मंदा एक एक करके। जिंदगी भर किफायत की ढफली बजाने वाले पति से और उम्मीद ही क्या कर सकती थी। अपनी एकमात्र सोने की सांकल की आज उसे जबरदस्त याद आ रही थी। बची कुची पूंजी बाकी दोनों विवाह में स्वाहा हो चुकी थी। जब गांठ में माल हो तो जोर भी रहता है जुबान में। लेकिन अब तो सिवाय भैरव सिंह की बात मान लेने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था मंदा के पास। दबी दुबी जुबान से पुत्री का मन रख लेने की बात समझाई भी उसने, लेकिन ऐसी कोरी भावुकता से बहुत ऊपर उठ चुके थे भैरव सिंह। लिहाजा पलंग वापस भेजा जा चुका था मंगला के यहाँ। पलंग का आना और फिर लौटाया जाना कुछ कुछ दार्शनिक सा बना गया था मंदा को। और इस दार्शनिक मानसिकता के बीच व्यस्तताओं के मध्य बीता था उसका पूरा सप्ताह। पुत्र की शादी, बारात, नववधु का आगमन, मेहमानों का जमावड़ा। और अब सभी सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर चौके में बैठे थे भैरव सिंह और मंदा, पास पास। दो दो शादियों के एक साथ पड़ जाने से 8-10 हजार का कर्जा हो गया था भैरव सिंह के ऊपर। इसी चिंता में थोड़े उखड़े उखड़े एवं उदास से बैठे थे और दांतों में फंसे सौंफ के तिनके को निकालने की चेष्टा कर रहे थे। पास में ही बैठी मंदा टीन के बक्से से पुराने कपड़ों को निकालकर उसमें नववधु के नए कपड़ों को भर रही थी कि तभी कुछ हल्का सा हुआ। सावधानी से, बचा के, आहिस्ता से शब्द कानों से टकराए। शायद लड़के के ससुराल से कोई आए हों। सोचते हुए बाहर के दरवाजे तक आए तो मुंह बिगड़ गया। 3-4 मुठिया उसी पलंग को लिए आ रहे थे। पलंग को देखकर वो ऐसे भड़के कि लाल कपड़े को देखकर सांड भी क्या भड़कता होगा। उनके मुंह के बिगड़ते जायके को देखकर एक मुठिया ने मंगला के हाथों लिखी चिट्ठी पकड़ा दी भैरव सिंह को। मंगला ने लिखा था। पलंग खरीदते वक्त जिस मिठास के साथ दुकानदार ने यह आश्वासन दिया था कि नहीं पसंद आने की स्थिति में उसे वापस लिया जाएगा, लौटाते वक्त उसकी वो मिठास सूखे फूल के गंध की तरह ही उड़ गई थी। लाने ले जाने में खरोच आ गई है, जैसे बहाने लगाकर अपनी जुबान से फिर रहा है। इस कारण पलंग को वापस भेजना पड़ रहा है। पुत्री का ससुराल भी वहीं था। एक बार जबरदस्त इच्छा हुई भैरव सिंह की कि अभी जाकर दुकानदार का झूंटा पकड़े, लेकिन ससुराल में रहती पुत्री को बार बार परेशान करना उचित न समझकर चुप्पी साध गए। वापस आते पलंग को देखकर मंदा की बुझती आंखों में फिर एक बिल्लौरी चमक कौंध गई थी। होठों पर बारीक मुस्कान और क्षण के क्षणांक के लिए आंखों में फिर वही लुभावना दृश्य जो पिछले 2 दशक से उसे अलग ढंग से हांट करता आ रहा था। पुत्री के प्रति ममत्व अलग सागर की लहरों सा हृदय में पछाड़ खा रहा था। जाने क्यों पलंग को वापस करने में उसे दुकानदार के अभद्र व्यवहार से ज्यादा पुत्री की चतुराई नजर आ रही थी। लेकिन प्रत्यक्षतः उसने कुछ नहीं कहा था। अंदर ही अंदर ये डर भी पनप रहा था कि कहीं भैरव सिंह इसे मां बेटी की मिली भगत ना समझ ले। देख देख कर खर्चा करने की मानसिकता रखने वाले भैरव सिंह की परेशानी एकाएक बढ़ गई थी पलंग के आ जाने से। रूखी सूखी खाई, लेकिन जिंदगी में कभी कर्जा नहीं लिया। इस बार दो दो विवाह एक साथ पड़ जाने के कारण मन मारकर कर्जा तो ले लिया और अब उसी की चिंता में दुबले होते जा रहे थे। साबुन का धंधा यूं भी चमक हो रहा था। शरीर में भी अब वो कड़क नहीं रह गई थी। लड़का नया नया ही लगा था काम में, उस पर भार डालना मुनासिब नहीं था। आखिर दिमागी कसरत कर व्यवहारिक हल खोज निकाला। लड़के के ससुराल से करीब 4,000 मिले थे फर्नीचर के लिए। दूसरे शहर के होने के कारण फर्नीचर खरीद कर नहीं दिया था। अभी तक उन रुपयों को छुआ तक नहीं था भैरव सिंह ने। लड़का जाने बहू जाने, लेकिन अब उन्हीं रुपयों से पलंग का मूल्य चुकाने की योजना आकार लेने लगी। खर्चे का अतिरिक्त बोझ भी नहीं बढ़ेगा और पलंग भी काम में आ जाएगा। पान की गिलोरी को दाएं से बाएं घुमाते सोच में डूबे भैरव सिंह। समस्या का यद्यपि समाधान मिल गया था, लेकिन मन में कील सी गड़ी महसूस हो रही थी। मंदा आहत होगी। पलंग को लेकर उसकी लालसा भैरव सिंह से छिपी न थी। जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं मांगा था मंदा ने। सदा अपना ही सर्वश्रेष्ठ ही उड़ेलती रही थी सबके जीवन में। एक बार मन किया दे दे मंदा को, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन तत्क्षण ही विचारों ने फिर पलटा खाया। अपने निर्णय का औचित्य ढूंढ ही लिया। परिवार के मुखिया का धर्म सुख भोगना नहीं है, सबको एक साथ रखते हुए घर चलाना होता है, और घर बिना मुखिया के त्याग के नहीं चलता। फिर एक बात और थी, यदि उधार खाते में अपने लिए पलंग ले भी लेते तो भी युवा पुत्र वधू के रहते बुढ़ौती उम्र में पलंग शयन सुख नव दंपति को न देकर स्वयं उठाकर न केवल वे हास्यास्पद बनते, बल्कि कहीं न कहीं उनके संस्कार में ये लज्जाजनक भी था। पुत्र के गृहस्थ होते ही पिता के वानप्रस्थ की व्यवस्था क्या यूं ही रखी गई है? सोच सोच कर दिमाग को धुन डाला था उन्होंने।
तरल तरल एवं भावदार शब्दों में भैरव सिंह कह रहे थे मंदा से। बस कुछ दिन और सब्र कर ले, एक बार सारा कर्जा उतर जाए फिर ला देंगे तुम्हें हम पलंग। अब कौन सा बड़ा खर्चा है अपने माथे, लड़के लड़कियां ब्याह ही दिए हैं। फटी फटी निगाहों से देखती रही मंदा भैरव सिंह की ओर। कोई छल कपट नहीं था वहां, था तो सिर्फ एक आग्रह, एक लिजलिजा फुसफुसाहा सा आग्रह। आज नहीं, कई बार हुआ था ऐसा कि सुदूर शुरुआती यौवन का वो सपना पास आ जाकर सरक जाता था दूर। किसे दोष दें, उसके लिए तो संसार का सारा सुख जैसे इस पलंग में ही धरा था। मुंह से चूं तक नहीं किया था उसने। रेशा रेशा बिखरी, ध्वस्त सी खड़ी वो देखती रही। पलंग को अपने पुत्र के कमरे में ले जाते हुए पिघलते मोम की तरह गरम गरम दो अश्रुकण टपके उसकी आंखों से, जिसे उसने पोंछ लिया था सबसे छिपाकर। भारी भारी से बीते अगले कितने ही क्षण भरी भरी खड़ी रही वो खिड़की के जंगले को हाथों से थामे। जाने कितने समय तक अपने ही अंदर में उतरती गई और गहरे, कि तभी भैरव सिंह की आवाज से तंद्रा भंग हुई। पलंग पर बिछाने के लिए चद्दर मांग रहे थे वे। चद्दर भी तो पुत्र की सुहागरात के अनुरूप ही होनी थी, और ये ध्यान आते ही हाथों में फुर्ती सी आ गई। करीब 25 वर्ष पूर्व खरीदी थी उसने वो रेशमी चादर झालर वाली, अपनी शादी के समय जिद करके। प्रतिवर्ष ही जाने कितने घंटे खर्च किए थे उसने चादर के रख रखाव में, कि आज तक भी उसकी चमक मंद नहीं पड़ी थी। हाथ अपना काम किए जा रहे थे और दिमाग अपना। पूरे घर में एक ही बड़ा कमरा था पलंग बिछाने लायक, और पलंग के चलते ही उस कमरे को भी पुत्र को सौंप देना पड़ा था। अब यदि कभी रुपए इकट्ठे हो भी गए तो कमरा कहां से आएगा। सोचते सोचते चद्दर को यूं बिछाया पलंग पर मानो अपना कलेजा ही बिछा रही हो। हथेलियों से उंगलियों के पोर पोर से महसूस आ उस चादर के नरम नरम रेशमी स्पर्श को। बाएं गाल को चद्दर से सटाया, फिर दाएं गाल को। एक अजीब सी फुहरन, एक अद्भुत नरमी जैसे रग रग में उतर रही थी। मन का चशक था कि जैसे भर ही नहीं रहा था। एक बार अदम्य इच्छा हुई कि पूरी तरह लेट कर देखा जाए कि कैसा लगता है। खूंटी पर लटके लाल गमछे से रगड़ रगड़ कर दोनों पांवों को पोंछा और फिर पलंग के एकदम बीचों बीच जाकर पूरी तरह फैल कर लेट गई। मन में धुक धुक भी कर रहा था, कहीं कोई देख न ले ऐसा करते। पलंग लेकर जो विवाद मचा था घर में गली का कुत्ता तक जान गया था। अतः पूरी चौकसी बरतने के लिहाज से उठकर दरवाजे की कुंडी लगाई कि कुछ पल और पलंग पर निश्चिंत होकर लेटने का अद्भुत मजा लिया जाए। और अब वो किसी षोडशी की ही मानसिकता से पलंग पर एकदम औंधी सी पड़ी थी, किसी दूसरे ही आकाश में विचरण करती हुई। कितना अपूर्व लग रहा था जमीन से 3 फीट ऊंचा उठकर सोना। शरीर का अंग अंग जैसे इस अद्भुत अनुभूति से अभिभूत था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच वो सोई है पलंग पर। इसी एक पल के लिए जाने कितने सपने देखे थे उसने। एक अति कोमल खरगोश के रोए सी मुलायम मुलायम सी तृप्ति शरीर के रोम रोम में उतर गई थी जैसे। और इसी अनुभूति को भरपूर छकते छकते जाने कब उसकी आंख लग गई। शरीर थककर चूर तो यूं भी था ही। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, जाने कैसी ताबड़तोड़ आवाज कानों से टकराई कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा पूरा घर और पुत्र के 2-3 दोस्त बाहर दरवाजा पीट पीट कर बेहाल खड़े हैं। क्षण के क्षणांश में ही सब कुछ ध्यान आ गया था उसे। पुत्र की सुहागरात और वो सोई है सुहाग सेज पर। प्राणों को हिला देने वाली लज्जा रोम रोम में व्याप्त हो गई। पर उस दिन के बाद से फिर कभी किशोर उम्र में देखे चलचित्र के उस दृश्य ने उसे हांट नहीं किया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका मधु कांकरिया की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है आसमान कितनी दूर। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।